हिंदी हिंदुस्तान के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि कोहलर वर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो कोहलर वर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट क्या है, कैसे ये यूपीएससी एग्जाम के लिए, सीटेट एग्जाम के लिए जरूरी है, तो ये भी हम जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोहलर वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मेरी गलत हो बट मैं कोशिश कर रही हूँ। यही कोहल वर्ग थ्योरीज ऑफ मोरल डेवलपमेंट शिक्षा और विकास के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह समझाने में मदद करता है कि बच्चे सही या गलत के बीच निर्णय कैसे लेते हैं और नैतिकता उनके भीतर कैसे विकसित होती है। तो हम कैसे बच्चों के अंदर नैतिकता विकसित होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे बच्चे सही और गलत के बीच का निर्णय ले पाते हैं, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कॉलर वर्क ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को विकसित करने के लिए हैंज की दुविधा जैसी नैतिक कहानियों का प्रयोग किया। उन्होंने यह प्रयोग मुख्यतः ज़्यादातर मतलब बच्चों और किशोरों पर किया था। तो ये एग्जाम्स में आ जाते हैं यूपीएससी के, या जो भी हिंदी यूपीएससी से कर रहा है या सीटेट की तैयारी कर रहा है, तो उसमें ये एग्जाम पूछ ले जाते हैं कि कॉलर वर्ग ने किस पे मुख्यतः मतलब ज़्यादातर किस पे प्रयोग किए थे। तो बच्चों और किशोरों पर उन्होंने ज़्यादातर प्रयोग किए थे। तो ये चीज़ है। इनका प्रयोग की परिक्रिया यानी कि प्रयोग का जो प्रोसेस था वो क्या था उनका, वो भी जान लेते हैं। कॉलर वर्ग ने बच्चों को नैतिक दुविधा वाली कहानी सुनाई, जैसे कि हेन्स की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बीमार है। एक दवा है जो उनकी जान बचा सकती है, लेकिन वह बहुत महंगी है। हेंज के पास पैसे नहीं है। तो आप देख रहे हो किस तरीके की कहानी उन्होंने क्रिएट करी। इसलिए वह दवा चुराने का निर्णय लेता है। तो क्या हेंज ने सही किया? तो ये क्वेश्चन ऐसे इस तरीके की क्वेश्चंस हैं जो बच्चों से पूछे जाते हैं, और बच्चे उस प्रश्न के बारे में सोचते हैं कि उसने सही किया। और सभी बच्चों के क्वेश्चंस भी मतलब आंसर्स भी अलग अलग होते हैं। तो इसके बाद कॉलर वर्ग ने बच्चों से सवाल पूछे, क्या हेंज को दवा चुरानी चाहिए थी, क्यों और क्यों नहीं। तो दोनों ही प्रश्न उनसे पूछे गए। सबकी आवाज मतलब आंसर आए, और क्या क्या आंसर आते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो इससे बच्चे की नैतिक का जो मतलब सोचने की, जो चिंतन करने की वो है समझ, वो विकसित होती है बच्चों में। आगे क्या है, बच्चों को के उत्तरों के आधार पर उन्होंने यह विश्लेषण किया कि वे किस नैतिक स्तर पर सोच रहे हैं, यानी कि दंड से डरकर समाज की स्वीकृति के लिए, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर वो सोच रहे हैं। यानी कि सबके एक तो आंसर नहीं होंगे। कोई कहेगा नहीं गलत किया, कोई कहेगा नहीं सही किया, उसने एटलीस्ट अपने पत्नी की जान तो बचा ली। तो सबके प्रश्न अलग अलग आएंगे, और किस हिसाब पे आएंगे तो वो हम इस स्थिति को जानकर हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी ने समाज के डर के नहीं चोरी करना गलत बात है, तो कोई डर कर मना कर देगा कि नहीं चुरानी चाहिए। तो सबका अलग अलग होगा। जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होता है, यानी कि सब, तो वो उस हिसाब से उनका आंसर होंगे। तो निष्कर्ष क्या है इसका, इस प्रयोग से कॉलबर्ग ने यह सिद्ध किया कि नैतिक विकास आयु और अनुभवों के साथ क्रमिक रूप से होता है, और यह केवल सही गलत जानने का नहीं बल्कि तर्क करने की क्षमता का विकास है। बहुत अच्छी बात की है। सही गलत यानी कि किसी को जज किए बिना ही सही गलत जानने का उनका ये प्रश्न नहीं था। उनका प्रश्न था कि सिर्फ बच्चे तर्क करें, यानी कि एक दूसरे से क्वेश्चन करें कि नहीं ये सही है या गलत है। तो बहुत अच्छी बात की गई है इसमें। कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 चरण हैं, यानी कि 3 स्तर हैं, और सब और 6 अवस्थाएं हैं। मतलब कि 3 स्तर हैं, स्टेज है, 3 है। कौन कौन सी हैं? पूर्व परंपरागत स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल। ये प्री कन्वेंशनल लेवल मतलब कि 4 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए ये रखी गई है। इसमें क्या क्या है, नैतिकता का आधार बाहरी दंड और लाभ होता है। तो जान लेते हैं कैसे। इसका फर्स्ट चरण है दंड और आज्ञा पालन, यानी कि ओबिडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, इसलिए नहीं करूंगा। तो बच्चों में आपने देखा होगा, नहीं मैं ऐसा करूंगा तो मम्मी मुझे डांटेंगी, मम्मी मुझे मारेंगी। तो ये चीज़ बच्चों में ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए बच्चा झूठ नहीं बोलता क्योंकि उसे डांट पड़ सकती है। दूसरा चरण है व्यक्तिगत लाभ, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। अगर मैं मदद करूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा। तो ऐसी
कस्ता जैसे आप घर में देख ही सकते हैं कि बच्चों को मम्मा कहती है कि आप मेरी इस काम में हेल्प करोगे तो मैं आपको टीवी देखने दूंगी या कुछ सरप्राइज दूंगी। तो इस तरीके की चीज़ें से बच्चों का नैतिक विकास होता है। और सबका अलग अलग मतलब तरीका होता है। सब पेरेंट्स का अलग अलग तरीका अपने बच्चे के हिसाब से वो सब बच्चों को मतलब परवरिश जो होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। तो उस तरीके के बच्चे के आंसर्स भी अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा खिलौने के इसलिए बांटता है ताकि बाद में उसे भी खेलने को मिले। यानी कि अपने खिलौने वो इसलिए शेयर करता है दूसरे लोगों से यानी कि दूसरे बच्चों से, ताकि वो भी अपने खिलौने उनसे शेयर करें। सिंपल सी बात है। और क्या है, दूसरा है परंपरागत स्तर यानी कि कन्वेंशनल लेवल। सेकेंड लेवल है उम्र। इसमें क्या होता है, किशोरावस्था से वयस्कता यानी कि किशोरावस्था होती है 10 से 19 वर्ष की और वयस्कता होती है लगभग 18 से 21 वर्ष। तो ये तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चेंज भी हो सकती है, तो आप देख लीजिएगा। विशेषता क्या है इसकी, समाज की स्वीकृति और नियमों का पालन नैतिकता का आधार बनता है। इसमें स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, मतलब इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कन्फर्मिटी। ये होती है इसमें लोग क्या सोचेंगे, ज़्यादातर ये सोच के इसमें हम इस स्टेज में मतलब कि इस एज में ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, बच्चे कह लो या बड़े कह लो, आप जो भी कह सकते हो, कि लोग क्या सोचेंगे। उदाहरण के लिए किशोर दूसरों की मदद इसलिए करता है ताकि वह अच्छा इंसान समझा जाए, हो या ना हो अलग बात है, बट समझा जाए इसलिए मदद करते हैं। और फिर बताते भी है कि आज मामा मैंने इसकी मदद करी। तो ऐसा भी होता है, आपने नोटिस किया होगा अगर आपके इतने बड़े बच्चे हैं तो। चरण यानी कि चौथा चरण क्या है, कानून और व्यवस्था, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। नियमों का पालन करना जरूरी है वरना समाज बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। उदाहरण के लिए व्यक्ति ट्रैफिक नियम इसलिए मानता है क्योंकि यह सामाजिक व्यवस्था बनाए रखता है। अगर रूल फॉलो नहीं करेगा तो उसको चालान भी कट सकता है। तो ये भी एक नैतिक मूल्य के अंतर्गत आता है। तीसरी स्टेज क्या है, उत्तर परंपरागत स्तर मतलब कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। विशेषता क्या है इसकी, व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है, यानी कि उसके जो नैतिक सिद्धांत बन चुके हैं वो उसके आधार पर निर्णय लेता है। इसमें एज बताई नहीं गई है, मतलब कि एडोलेसेंस जो एज है, एडल्टहुड जो एज है उससे आगे की एज के बारे में बताया गया है। तो किशोर अवस्था एडोलेसेंस थी, वयस्कता अडल्टहुड थी, तो अडल्टहुड से आगे का स्टेज इसमें इसलिए मेंशन नहीं किया है कि इससे आगे की एज है। तो आधार ये इसमें जो व्यक्ति होता है इतना बड़ा हो चुका होता है कि उसके नैतिक सिद्धांत डेवलप हो चुके होते हैं, तो उसके आधार पे ही वो निर्णय लेता है, भले ही समाज के नियम से अलग हो। तो होता है, आपने देखे होंगे ऐसे बच्चे अपनी जिद पर ही रहते हैं कि नहीं मेरे को ठीक है तो ठीक है, बाकी दुनिया कुछ भी कहती रहे मुझे अपने हिसाब से चलना है। तो आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे। चरण 5 में क्या है, सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। कानून समाज के भले के लिए है, लेकिन अगर वे अन्यायपूर्ण हो तो उन्हें बदला जा सकता है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए कोई नागरिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है क्योंकि वह मानता है कि कानून में बदलाव जरूरी है। बिल्कुल। 6 है स्टेज, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। इसमें क्या है, सत्य न्याय और मानवाधिकार सर्वोपरि है चाहे परिणाम कुछ भी हो। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि सत्य न्याय और मानवाधिकार यही सबसे ऊपर है चाहे परिणाम कुछ भी हो। तो लोग ऐसे भी देखे गए हैं कि वो सत्य पर ही चलेंगे चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। तो उदाहरण के लिए एक व्यक्ति भ्रष्टाचार उजागर यानी कि भ्रष्टाचार की पोल खोलता है चाहे उसकी नौकरी भले ही चले जाए, तो लेकिन वो भ्रष्टाचार को नहीं देख सकता। तो ये उसके नीतिक मतलब नैतिक मोरल उसको दर्शाता है कि उसकी नैतिक विकास कैसा है, क्या है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नैतिक की 6 स्टेज जो दी थी इन्होंने अपनी ये सारी बता दी गई हैं। तो किस स्टेज में किस तरीके का बच्चा सोचता है, किस तरीके का विकास होता है, ये हमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो उपयोग जैसे कि शिक्षा और कक्षा में कैसे लागू होता है ये भी हम देख लेते हैं। नैतिक शिक्षा में कैसे लागू होता है, शिक्षकों को बच्चों को केवल
क्या सही है बताने के बजाय नैतिक दुविधाओं पर चर्चा करानी चाहिए, जिससे वे सोचे और तर्क करे। बिल्कुल सही बात है। उदाहरण के लिए जैसे कि कोई बच्चा भूखा है और रोटी चुरा लेता है, यानी कि कोई बच्चा है, उन्होंने कंडीशन रख दी है कक्षा में, क्लास में, और वो रोटी चुरा लेता है, तो क्या वह गलत है? तो इस पर ऐसी सिचुएशन बच्चों के सामने रख दी जाए और बच्चों से क्वेश्चन किए जाए, तो बच्चों के नैतिक विकास और उसके चिंतन को बढ़ाती हैं ऐसी जो बातें होती हैं, क्योंकि सब बच्चों की अलग अलग होगी। नहीं सर उसने गलत किया, चुराना गलत होता है, तो सबके अलग अलग आंसर आएंगे। तो इससे उनका डेवलपमेंट होगा, यानी कि मोरल डेवलपमेंट, नैतिक चिंतन कर पाएंगे वो, तो और डेवलपमेंट होगा, तो सोच पाएंगे। बेसिकली ये चीज़ें आजकल बच्चे सोचते नहीं हैं, सब कुछ माँ बाप टीचर्स एज इट इज़ उनको करके दे देते हैं सब कुछ, तो बच्चा सोच नहीं पाता, और बच्चा खुद ही कहता है मम्मी आप ही बता दो, टीचर्स को कहता है, वेट करता है कि टीचर खुद ही बता देंगी। तो ऐसा आज के टाइम में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है आज के चीज़ टाइम में, क्योंकि हम बच्चों को सब कुछ करा कराया हम खुद ही दे देते हैं। पेरेंट्स भी इतने हैं कि बच्चों पर बर्डन नहीं डालना चाहते, तो खुद ही वो बच्चों को करके दे देते हैं। दूसरा क्या है पॉइंट, मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन में क्या है इसका, कॉलर वर्क की कहानियों का उपयोग कर छात्र नैतिक निर्णय लेना सीखते हैं। बिल्कुल, इससे वे केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि नैतिक तर्कना, यानी कि मॉरल रीजनिंग भी विकसित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, थर्ड है, समावेशी शिक्षा में कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं हम नैतिक सिद्धांत का। यह सिद्धांत यह समझने में मदद करता है कि हर बच्चा एक ही स्तर पर नैतिक रूप से विकसित नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। इससे शिक्षक उम्र और मानसिक स्तर के अनुसार नैतिक शिक्षा दे सकता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि सब बच्चे का मानसिक विकास, मानसिक स्तर, सब बच्चे का जो विकास होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। एक ही बच्चे मतलब 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे 10 घर से आए हैं, तो 10 घर में अलग अलग कानून, अलग अलग नियम, अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, तो बच्चे का जो विकास होता है उन्हीं के बेसिस पर होता है, घर के बेसिस पर, ना कि उनका सेम होगा। जैसे कि स्कूल में आने पर सेम नहीं होगा, टीचर सबको सेम शिक्षा देगा, समावेशी शिक्षा सबको देगा, लेकिन सब उसी लेवल तक सोच पाए, वो मतलब विकसित उस लेवल तक सबका समान नहीं होगा, सबका अलग अलग विकसित होगा, यानी कि कोई जल्दी सीख लेगा, कोई लेट सीखेगा, किसी का किसी कोई टाइम लेता है जल्दी सीख, मतलब जल्दी नहीं सीख पाता, और किसी को जल्दी से समझ में आता है और वो जल्दी सीख लेता है। तो ये है समावेशी शिक्षा में इस सिद्धांत का हम उपयोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, आजकल आज के टाइम में भी देखा जाए तो बहुत ही यूज़फुल है ये सिद्धांत। किस तरीके से हम इस सिद्धांत का यूज़ करके बच्चों का नैतिक विकास कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी डाउट महसूस होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है या अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।